और आइए आपको लिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक शिकंजा कस दिया है। करीब 60 लोगों, कंपनियों और जहाजों पर कार्रवाई के साथ 5 अहम आर्थिक क्षेत्रों को निशाने पर लिया गया है। वॉशिंगटन के इस दबाव का सीधा असर ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों, खासकर चीन पर भी पड़ सकता है। तो क्या अमेरिका की इस आर्थिक घेराबंदी से ईरान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमेरिका ने ईरान पर अपना सबसे बड़ा आर्थिक वार कर दिया है। नए आर्थिक प्रतिबंधों को जारी करते हुए करीब 60 लोगों, कंपनियों और जहाजों को इस सूची में डाल दिया है। लेकिन इस बार अमेरिका का वार सिर्फ कुछ कंपनियों तक सीमित नहीं है। वाशिंगटन ने ईरानी अर्थव्यवस्था के 5 और अहम क्षेत्रों को सीधे निशाने पर लिया है। इनमें डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, विमानन और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इन्हीं रास्तों से पैसा ट्रांसफर करता है, प्रतिबंधों से बचता है, अपने हथियार कार्यक्रमों के लिए तकनीक जुटाता है और तेल व दूसरी चीजों का निर्यात करता है। अमेरिका ने अपने इस अभियान को इकोनॉमिक डी-डे नाम दिया है। इस आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई ईरान के साथ कारोबार करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन विदेशी कंपनियों और संस्थाओं को भी निशाना बनाया जा सकता है जो ईरान की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शन, जिसका मतलब है या ईरान के साथ खड़े रहो या अमेरिका के साथ। अमेरिका का एक लक्ष्य है कि ईरान को तेल मत बेचने दो। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। छोटी चीनी रिफाइनरियां सस्ता ईरानी तेल खरीद रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका पहले भी उन जहाजों, कंपनियों और उन बिचौलियों पर प्रतिबंध लगाता रहा है जिन पर ईरानी तेल चीन पहुंचाने का आरोप है। अब वाशिंगटन ने दबाव और बढ़ा दिया है, लेकिन चीन ने जोरदार पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि वो अमेरिका का दबाव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बीजिंग का कहना है कि वो एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करता है और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अगर चीन ईरानी तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम बढ़ सकता है। ईरान ये झटका ऐसे समय में झेल रहा है जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही भारी दबाव में है। महंगाई तेजी से बढ़ी है, ईरानी रियाल की कीमत गिरी है, खाने पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। यानी अमेरिका अब जिस जगह पर वार कर रहा है वहां ईरान पहले से ही कमजोर है। लेकिन तेहरान इसे अमेरिका की जीत नहीं मानता है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका का आर्थिक युद्ध शुरू करना इस बात का सबूत है कि वो सैन्य मोर्चे पर अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। बयानबाजी से इधर देखना यह होगा कि जमीन पर ईरान की अर्थव्यवस्था कितनी देर तक इस दबाव को झेल पाएगी। ईरान के लिए समस्या सिर्फ अमेरिका नहीं है, उसके पारंपरिक कारोबारी रास्तों पर भी दबाव बढ़ रहा है। यूएई ईरान के लिए लंबे समय से बड़ा व्यापारिक और वित्तीय केंद्र रहा है, लेकिन उसने हाल ही में ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन रोकने का ऐलान किया है। तुर्की ईरान के लिए वैकल्पिक व्यापारिक रास्ता बन सकता है। इराक भी ईरान के लिए बड़ा क्षेत्रीय बाजार है, खासकर गैस, बिजली और गैर तेल कारोबार में। अगर अमेरिका सेकेंडरी प्रतिबंधों को बढ़ाता है तो ईरान की आर्थिक घेराबंदी और कड़ी हो सकती है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि अमेरिका की ओर से जो एक कदम उठाए गए हैं, जिनको ऐतिहासिक कदम कहा जा रहा है ईरान के खिलाफ, इसका कितना फर्क ईरान पर पड़ेगा? चंद्रशेखर जी, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको हम एनालाइज करें तो ये एक तरह से जो ईरान और चाइना के बीच का कनेक्शन है उसके ऊपर वार है। और आप अमेरिका जो है चाइना को स्क्वीज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा क्षेत्र में चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर हम देखते हैं, रेयर अर्थ्स की बात करते हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्री है अमेरिका की, बहुत सारा मिनरल्स जो उसका जो कच्चा माल जो है वो चाइना से जाता है। जो आपके रेयर अर्थ्स हैं जो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा चीन में होती है और फिर उसका निर्यात अमेरिका पे होता है। तो अगर शिकंजा कसता है अमेरिका चाइना के ऊपर, तो चाइना के पास काउंटर लीवरेज भी है अमेरिका के ऊपर, और बहुत बड़ी लीवरेज है। इसलिए इसको एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है। एक बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन अगर उसको बारीकी से देखें तो इन्फोर्स आप कैसे करेंगे। एक दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है चंद्रशेखर जी, कि ट्रेड रूट अगर हम देखें जी,
एक समुद्री रास्ता है जो जा रहा है चीन की तरफ और बाहर के मुल्कों के। दूसरा ज़मीनी रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बंदर अब्बास से कैस्पियन क्रॉस करते हुए फिर एक पूरे कॉरिडोर है, एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और एक चीन से रास्ता आ रहा है, रेलवे ट्रैक्स आ रहे हैं, और उसको कहते हैं चाइना सेंट्रल एशिया ईरान फ्रेट कॉरिडोर। कोई जी 7,000 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक्स हैं, जो जिसके ऊपर अमेरिका फिजिकली अटैक नहीं कर सकता। अगर करता है तो फिर चाइना के ऊपर अटैक होता है तो बात और बढ़ जाती है। तो वो रास्ता खुला हुआ है, एक लाइफलाइन है ईरान के लिए, जो पहले भी थी और अब भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि माहिर है ईरान बार्टर ट्रेड करने में। अब डॉलर करेंसी छोड़ दीजिए, अब बार्टर करते हैं, आप कुछ सामान देते हैं कुछ सामान लेते हैं, ये किसी भी बैंकिंग सिस्टम के बाहर है। तो ये कहना तो आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ईरान इसके लिए पहले से तैयार है कि ऐसे और ईरानियन ऑफिशियल्स ने ये कहा भी है कि हमें पता था कि जब फेल हो जाएगा, ये सैनिक कार्रवाई फेल होगी तो आर्थिक कार्रवाई शुरू होगी, उसके लिए हम तैयार हैं और पिछले 25 साल से तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका ज़मीनी तौर पे कोई क्रिटिकल असर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं कि जिसकी तरह से कि ईरान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए जिससे। ठीक है अतुल जी, इसके अलावा अगर ईरान जो कह रहा है कि हम ऐसे कदम उठाएंगे कि हॉर्मुज़ को पूरी तरह से बंद कर देंगे, हॉर्मुज़ के रास्ते जो खाड़ी के अन्य देशों का तेल वहाँ से जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको हम बंद कर देंगे, तो इसका कितना असर होगा? ये किस तरह से इसको आप देखते हैं? क्या क्योंकि हॉर्मुज़ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगभग हर दिन कुछ न कुछ जहाज़ वहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी व्यवस्था के तरीके से निकल रहे हों। बिल्कुल। तो एक तो जो ईरान का कहना है, और मुझे लगता है कि उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, कि हम हॉर्मुज़ को तो बंद करेंगे, और भी कोई रास्ता, उनका इशारा है जो सऊदी अरेबिया से जो तेल जाता है रेड सी की तरफ यानबू पोर्ट से, और हूतीज उसका निशाना कर सके, तो पूरी तरह से एक तरह से तेल का, कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे ईरान। और मुझे लगता है कर सकते हैं, क्योंकि बात इस वक्त चंद्रशेखर जी सर्वाइवल की है जी, ऑप्शन नहीं कि आपको अपनी लाइफलाइन चाइना के साथ रशिया के साथ रखनी है, और साथ साथ जो है आपको कोई प्रेशर पॉइंट अमेरिका के ऊपर देना है। क्योंकि अगर तेल का निर्यात नहीं होता तो पेट्रो डॉलर नहीं आते खाड़ी के देशों के पास, और पेट्रो डॉलर जो आते हैं वो निवेश किए जाते हैं नैस्डैक में, एआई कंपनीज में अमेरिका की। तो अगर वो लाइफलाइन अमेरिका ईरान उसको एक तरह से अपना शिकंजा उस पर ज़्यादा एक तरह से कसता है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में अमेरिका के लिए भी घातक हो सकता है। तो इस तरह से ये वन साइडेड गेम नहीं चलेगी अब। और मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि अगर तो इन्होंने अमेरिकन ने कोशिश की और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि फिर से काइनेटिक वॉर की तरफ ईरान जाएगा, भले अमेरिकन ना जाए, और उसका जो अटैक होगा वो पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ में जिसके ऊपर अमेरिकन डिपेंडेंट है, और वो खासकर सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, इनके ऊपर जो है निशाना ज़्यादा साधा जा सकता है अगर ये आर्थिक एक तरह से शिकंजा अमेरिका की तरफ से ज़्यादा उसमें ज़्यादा खिंचाव आए। अतुल जी, इस सब के बीच जो ईरान का शीर्ष नेतृत्व है, वहाँ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मसूद पेजेश्कियान कहते हैं कि हम युद्ध को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मोहसिन रेज़ई वो बोलते हैं कि जो आर्थिक रूप से अगर ईरान को काफ़ी नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म पे, इससे जो रिजीम है इस्लामिक रिजीम वो गिर सकती है, लेकिन IRGC और मुस्तबा खामनेई जो हैं वो पूरा लड़ना चाहते हैं। तो ये ईरान की कोई रिफ्ट एक बार फिर आ रही है क्या ईरान का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें? चंद्रशेखर जी, ये पुरानी एक तरह से दरारें हैं ईरान के अंदर। पहले हम इनको, जैसे मोहम्मद खातमी होते थे इनके प्रेसिडेंट, उनको हम रिफॉर्मिस्ट कहते थे, या रोहन दूसरा नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा जी। तो ये लोग जो हैं एक तरह से सॉफ्ट लाइनर्स थे, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाने वाले और जोड़ने वाले। और फिर ये IRGC की जो हार्ड लाइन पोजीशन, और बीच में होते थे आयतुल्लाह खामेनेई जो बैलेंस करते दोनों फैक्शंस को। लेकिन वो बीच की बैलेंसिंग अब हट गई है, क्योंकि आयतुल्लाह जो मुश्तबा खामेनी आए हैं वो IRGC के ज़्यादा नज़दीक हैं जी। इसलिए जो पलड़ा था सॉफ्ट लाइनर्स का पेजेश्कियान की, जैसे आपने बात की है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पेजेश्कियान की, इनका पलड़ा उतना भारी नहीं रहा अब। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इतनी बड़ी दरारें नहीं हैं ईरान के ऊपर कि एक तरह से एक डिसफंक्शनल सिस्टम हो जाए, वैसा नहीं है।
ठीक है। क्योंकि पकड़ा जो हार्डलाइनर्स का है वो बहुत मजबूत हो गया है आयतुल्लाह खामेनी के हत्या के बाद। ठीक है अतुल जी, एक खासकर इराक की ओर से ये कहा जा रहा है कि ईरान, सऊदी अरब, इराक ये सब मिलके इस इलाके के लिए अपना एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो इसका क्या ये मतलब है कि अमेरिका से कहीं ना कहीं मोह भंग होता जा रहा है खाड़ी के देशों का? बिल्कुल, ये आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो डील थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की डील थी कि हम जो है अपना कच्चा तेल जो है वो डॉलर में बेचेंगे और आप हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये बेसिकली ये इक्वेशन थी। अब क्योंकि अमेरिका इनको नहीं बचा सका और ईरान के अटैक हो रहे हैं, तो इसलिए जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका की वो घटी है, और ये देश जो है आपसी एक तरह से तालमेल करके अपनी एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और उसमें जो है, अगर आप एक और बात इससे जुड़ी हुई है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी ईरान पहुंचे हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर ईरान के फिर से अटैक होते हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, इकोनॉमिक वॉरफेयर जब शुरू होता है, तो पाकिस्तान एक तरह से एक सेपरेट डील है, वो अलायंस पार्टनर की भी है सऊदी अरेबिया के साथ। इसका तो पार्ट है ही है, जो मक्का अकॉर्ड जिसको कहते हैं, लेकिन सेपरेट डील भी है। तो फिर पाकिस्तान को जो है एक साइड लेनी पड़ेगी, उसको सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा ईरान के खिलाफ। पाकिस्तान ये नहीं चाहता है, इसलिए हम देख रहे हैं कि वासिम मुनीर ने वहाँ से रावलपिंडी से सीधा तेहरान पहुंचे, किसी तरह से बचाने की, कोई तरह से डायलॉग को फिर से शुरू करने की कोशिश करने की उनकी एक ये कोशिश। ठीक है अतुल जी, सबकी नज़र बने रहेगी आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा